आप सभी बच्चों को अभय सर का नमस्कार। माय नेम इज अभय सिंह। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शन ऑन दिस बायोलॉजी चैप्टर। द चैप्टर नेम इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पूरी एनर्जी आनी चाहिए, जिससे ये चैप्टर आपके पूरे बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। आपने इस चैप्टर को अगर सीख लिया तो आप किसी भी चैप्टर में आप झूलोगे नहीं। दिस इज चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन दिस बायोलॉजी चैप्टर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम आपको कुछ एनर्जी लाने के लिए, आपके अंदर जोश लाने के लिए, जो बच्चे बहुत परेशान है, सर सेल चैप्टर नहीं समझ में आता सर, प्लीज़ आप पढ़ाइए सर सेल चैप्टर नहीं। इस चीज़ को हम क्रिस्टल क्लियर आज पढ़ाएंगे और आपको पूरी एनर्जी आएगी, आपको अंदर से फील मिलेगा कि हाँ ये चैप्टर कुछ था। कुछ वेटेज चैप्टर्स हैं, बहुत वेटेज चैप्टर, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। पहले पढ़ने से पहले आप पूरी डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप बैठिएगा और आराम से खूब मेहनत लगा के सीखिएगा और पढ़िएगा। इससे पहले हम आपके अंदर कुछ जोश लाने के लिए आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहते हैं, जैसे ताकि आपके अंदर भी जोश हो पढ़ने का और हमारे अंदर भी जोश हो पढ़ाने का। मोटिवेशनल लाइन है, कुछ रोज़ नया सीखो, कुछ नया रोज़ सीखो। कहा जाता है कि कुछ रोज़ नया सीखो। क्यों सीखना है हमें कुछ नया रोज़? बेटा कुछ नया रोज़ सीखोगे क्योंकि ताकत ही सफलता की निशानी होती है, क्योंकि ताकत ही सफलता की निशानी होती है, सफलता ही ताकत की निशानी होती है। क्योंकि बेटा अगर आप मेहनत करोगे सफलता पाओगे ज़रूर, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी ज़रूर आपको। ठीक है। इस डेडिकेशन के साथ, इस मोटिवेशनल लाइन के साथ आपके अंदर कुछ ना कुछ जोश आया होगा। ठीक है। हर रोज़ कुछ नया सीखो, हर रोज़ कुछ नया सीखो, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चलो इसी मोटिवेशनल के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर क्या है, चलिए हम आपको आज सिखाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सेल का मतलब होता है, सेल की डेफिनेशन हम सीखेंगे। सेल होता क्या है, चलिए आप हेडिंग डालेंगे। और हाँ, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दें, जब बेटा हम लिखेंगे तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे। जब मैं लिखूंगा तो आप भी साथ में लिखोगे, और जैसे ही मैं लिखना बंद करूँ आप उसके बाद लिखना बंद करके आप क्या करोगे, सीधा समझोगे, जिससे आपको क्या होगा, हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेल होती क्या बेटा, पहले आप हम चैप्टर का मतलब समझते हैं, चैप्टर को बोल क्या रहा है। बेटा सेल की डिफिनेशन अगर देखी जाए तो आपके इस चैप्टर में ही, आपके चैप्टर में ही आपका सॉल्यूशन मिलता है। जैसे यूनिट ऑफ लाइफ, बेटा सेल की यही डिफिनेशन होती है, यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा सेल इतनी छोटी इकाई होती है, यूनिट का मतलब बेटा बहुत छोटी, और लाइफ का मतलब जीवन। जीवन की इतनी सबसे छोटी इकाई क्या होती है बेटा, सेल होती है। पहली क्रिस्टल क्लियर बात हुई बेटा, डिफिनेशन सेल की क्या है आपके इसमें ही चैप्टर के में ही लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक छोटी इकाई होती है, सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन बेटा हमारे बुक में लिखा होता है, हमने पढ़ा है शुरू से, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सेल होता क्या है, सेल क्या होता है। चलिए हम सेल को खत्म करेंगे। सेल होता है बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला क्या गया, इसका मतलब होता क्या बेटा, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और आपको एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपको ध्यान सुनिएगा। बेटा बोला स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया, और फंक्शनल, इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान दिया होगा, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। बेटा स्ट्रक्चरल का मतलब होता है ढांचा। अगर हमारे पास ढांचा ना होती, अगर हमारे पास कोई शरीर ना होती, भाई मेरा हाथ है, मेरे नोज है, मेरे ईयर है, मेरे माउथ है, मेरे पास लेग है, मेरे पास स्टमक है, बेटे सारी स्ट्रक्चरली है, कोई चीज़ बनी है ना, स्ट्रक्चरल का मतलब ढांचा, कोई चीज़ बनी होगी ऑब्वियसली सर, इसलिए स्ट्रक्चर। सेल से क्या बेटा स्ट्रक्चर। अब सर फंक्शनल क्यों मिलोगे बेटा, बेटा अगर जैसे कोई जब चीज़ ढांचा है हमारे पास, जैसे बेटा हाथ है, हाथ हमारा क्या करता है, वर्क करता है, कोई फंक्शन शो करता है, फंक्शनल का मतलब फंक्शन शो करना, कोई फंक्शन शो करता होगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारी नोज़ है सांस लेने के लिए, माउथ है खाना खाने के लिए, टीथ है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग मतलब खाना को तोड़ने के लिए, पचाने के लिए बेटा, इट इज़ क्लियर। हमारा इतना ईयर हमारे सुनने के लिए, इट इज़ क्लियर बेटा, इसलिए फंक्शनल बोला। अब हम इतनी बात समझे, इसलिए बेटा बोला गया सेल का डेफिनेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। बेटा एक डेफिनेशन हम और आपको बताते हैं, जो क्या है, और करके लिखेंगे, और करके क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को बोला गया बेटा, इसको FUNDA फंडामेंटल
यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले ये दूसरी डिफिनेशन क्या कह रही है, कह रही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की एक दूसरी डिफिनेशन भी बेटा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा फंडामेंटल का मतलब जानते हो क्या होता है, ब्रह्मांड। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। बेटा इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी ब्रह्मांड किससे बना हुआ है, सेल से बेटा बना है। सेल, मैंने क्या बोला, सेल इज द वेटेस्ट चैप्टर, एक वेटेस्ट चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। और ये आप अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपने अगर एकदम अच्छे से पढ़ लिया तो आप किसी भी चैप्टर में ज़्यादा झोलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। बाकी मैं सारे चैप्टर को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दूंगा। बेटा क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा ब्रह्मांड, फंडामेंटल का मतलब ब्रह्मांड। और यूनिट ऑफ लाइफ मतलब अभी भी बताया आपको चैप्टर का मतलब, यूनिट मतलब छोटी सी इकाई होती है, लाइफ का मतलब जीवन। इस ये जीवन पूरा, ये पूरी ब्रह्मांड पूरा सेल से ही बना है बेटा। मैं क्या बोला, सेल इज द इम्पॉर्टेंट बेटा। सेल एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन हमारे पूरे एक स्ट्रक्चरल को एक फंक्शन शो कराती है। और क्या मतलब पूरे ब्रह्मांड में से क्या होती है, बहुत ही आवश्यक है। अब बेटा हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है। क्या पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब होता है। चलिए हम दूसरी डिफिनेशन डालते हैं, स्ट्रक्चरल। सर स्ट्रक्चरल का मतलब क्यों बोला गया स्ट्रक्चरल। चलिए मेरे साथ सब लोग मेरे साथ लिखेंगे बेटा, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो स्ट्रक्चरल का मतलब होता क्या है, प्रेजेंट इन ऑल बेटा, सब लोग मेरे साथ, प्रेजेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा मेरे साथ सभी लोग लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ सब लोग दिख रहा है ना, प्रेजेंट इन और लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर। बेटा चलो मेरे साथ लिखोगे सब लोग, वेदर वेदर यूनिसेलुलर, वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। क्या मिला बेटा, मल्टीसेलुलर। बेटा क्या लिखा देखो, स्ट्रक्चर क्या बोलेगा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। बेटा इसका कहने का मतलब है स्ट्रक्चर से मतलब बेटा प्रेजेंट इन ऑल सभी लिविंग, लिविंग का मतलब बेटा जिसके अंदर सांस होती है, जो चलता है दौड़ता है खेलता है ऑब्वियसली। अब नॉन लिविंग में क्या आएगी, चेयर आएगी, टेबल आएगी, हमारी बोर्ड आए हमारे, सब नॉन लिविंग है, जो जिसके अंदर सांस नहीं तो इट इज नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, उससे उसी तरह लगा प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर अगर कोई बना हो तो भाई जाहिर सी बात उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है वेदर यूनिसेलुलर, और चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो सिंगल हो। यूनिसेलुलर का मतलब बेटा सिंगल, और मल्टीसेलुलर का मतलब मेनी सेल्स। तो बेटा चाहे सिंगल सेल्स चाहे मल्टीसेलुलर सेल्स हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी स्ट्रक्चर और फंक्शन शो करती है। अब बेटा इसका मतलब चलिए फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा मैं, क्या बोला, बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल बेटा सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हमने ये रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप लोग भी पूरे ध्यान से पढ़िए बेटा। चलिए अब हम क्या लिखते हैं, फंक्शनल को बोला, फंक्शनल क्यों बोला गया बेटा, बेटा फंक्शनल क्यों बोला गया इसको, लिखो बेटा चलो, कैन ऑल परफॉर्म essential फंक्शन, बेटा ये देखो कितना बढ़िया लिखा है, कैन ऑल परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। फंक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, कैन ऑल परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन। जैसे बेटा इसका मतलब मैंने ये समझाया था बेटा, अभी भी आपको मैंने समझाया, कैन ऑल परफॉर्म। बेटा हमारा हाथ है, हमारा हाथ है किसके लिए, मूवमेंट के लिए काम आता है, कहीं हिला कुछ कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। नोज हमारा बेटा सांस है, मैं बोल रहा हूँ आप तक, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये क्या फंक्शन ही तो शो कर रही है। अगर माउथ ना हो तो मैं बोलता कैसे है, ऑब्वियसली बेटा। तो वही लिखा है कि बेटा कैन ऑल परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस को क्या करती है, शो करती है। तो इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारा सेल। सेल क्या होती है, बहुत ही हमारी इस लाइफ में बहुत ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, एक टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है, क्या बेटा, अच्छा सर आपने बता दिया ये सेल, तो समझ गए सेल क्या होती है, सर सेल समझ गए, लेकिन सर ये सेल आया कहाँ से, आपके मन में अगर क्वेश्चन आया होगा सर ये सेल आया कहाँ से। चलिए हम हेडिंग डालते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, हाउ डू वी अराइज, चलो डालो, हाउ डू वी अराइज सेल ऑन अर्थ। चलिए बेटा ये हेडिंग डाल लीजिए, हाउ डू वी अराइज सेल ऑन अर्थ। अर्थ पर सेल कहाँ से आए,
बेटा अर्थ पर सेल कहाँ से आए? चलिए हम चलते हैं, पहले हम समझ लेते हैं क्या बेटा। पहले इस ब्रह्मांड में, बेटा पूरा पानी पानी था। कितनी बात क्लियर है? पहले इस ब्रह्मांड में क्या था बेटा? पानी ही पानी था। फिर उसमें देखा गया बेटा पानी के बाद कुछ कम वो आते केमिकल्स आते हैं, उसमें बेटा कम केमिकल्स आते हैं। हम पहले आपको क्या करते हैं, पहले हम लिखा देते हैं, उसके बाद आप क्या करिए मेरे साथ सब लोग बच्चे लिखो, मैं समझा पहले पहले रेडी बेटा। चलो मेरे साथ लिखो सब लोग। पहले क्या है? पहले बेटा एक वाटर था। क्या बेटा था? वाटर। चलो सब लोग बेटा मेरे साथ लिखो। फिर धीरे धीरे कुछ केमिकल्स आए। फिर धीरे धीरे बेटा उसमें क्या है? कुछ केमिकल्स आए। बनाने जाओ मेरे साथ सब लोग बेटा, बनाते जाओ बेटा। एक चीज और, हाँ ड्राइंग जो आप लोग करोगे, ड्राइंग पिक्चर बनवाएंगे, इसको आप लोग पेंसिल यूज करोगे। हो सकता है बेटा कहीं कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, ऑब्वियसली, तो बेटा आप क्या करोगे? पेंसिल से बनाओगे, ठीक है? क्योंकि आपसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक बेटा? तो पेंसिल से बनाना आप लोग। हाँ उसके बाद जैसे बनवा दो बेटा, धीरे धीरे आप बना देंगे। बेटा चलो आप लोग इतना बना लिए, इतना आप लोग बना लिए। सबसे पहले आया देखो बेटा, मैंने इतने 1 2 3 4 5 अभी और भी है। पहले आप स्क्वायर टाइप के कुछ डब्बे बना लो उसमें, ठीक है बेटा? पहले देखा इस ब्रह्मांड मेरा पहले पूरा बेटा क्या था? वाटर था। क्या था? बीच वाटर था। क्या था बेटा? वाटर था। अब इसमें कुछ बेटा केमिकल्स है, इसमें हमें कहीं से बेटा कुछ लिखा है केमिकल्स है। आगे धीरे धीरे इसमें केमिकल्स है बेटा, केमिकल्स फॉर्म होता है वो बेटा, केमिकल्स फॉर्म होता है, जिसको हमने बोलते बेटा सैमी, सैमी फ्लूइड लिक्विड। इसको हमने क्या बोला बेटा? सेमी फ्लूइड लिक्विड बोला। इसमें बेटा कहीं कहीं देखिए बेटा इसमें कुछ केमिकल्स है, इसमें उसको हम लोग क्या बोल दिया? सेमी फ्लूइड लिक्विड बोल दिया। और उसको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? साइटोसॉल। क्या नाम दे दिया? साइटोसॉल नाम दे दिया। क्या बेटा वो नाम दे दिया हमने? साइटोसॉल। जब देखा गया बेटा पहले पूरे ब्रह्मांड में पानी पानी था, फिर धीरे धीरे उसमें देखा गया बेटा कुछ देखा जा रहा था, धीरे धीरे पाया गया कि उसमें कुछ केमिकल्स आ रहे हैं, और केमिकल में देखा गया छोटे छोटे कुछ कीटाणु पड़े थे, उसको हमने नाम दे दिया बेटा सेमी फ्लूइड लिक्विड। इसमें अच्छा वो केमिकल्स क्या था? सेमी फ्लूइड लिक्विड था। तो बेटा जैसे किसी का जब कोई जन्म लेता है तो उसके बाद उसको किसी का कोई नाम रखा जाता है बेटा, तो नाम रखा गया उस वो सेमी फ्लूइड का क्या नाम रखा गया बेटा? साइटोसोल। फिर धीरे धीरे बेटा देखा जाता है कि इसमें कुछ और आ जाते हैं, कुछ केमिकल और आते हैं, जिसको हमने बोल दिया बेटा धीरे 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 इसमें क्या आ गया? साइटोप्लाज्म। क्या आ गया बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या आ गया बेटा? साइटोप्लाज्म। क्योंकि बेटा इसमें धीरे धीरे हमने कुछ पाए थे गोले गोले आकार के, क्या पाए थे? सेल ऑर्गेनेल। क्या पाए थे बेटे? सेल ऑर्गेनेल। मेरे साथ सब लोग बच्चे लिख लेंगे, फिर से समझाऊंगा, परेशान मत हो। सेल ऑर्गेनेल। क्या बेटा? आगे धीरे सेल ऑर्गेनेल आ गया। इतनी बात समझ में आई? यदि समझ में आया बेटा? सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड में पानी था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ देखा गया यार इसमें कुछ केमिकल पाने लगे, कुछ पाए जाने लगे। उस केमिकल को हमने नाम दे दिया सेमी लिक्विड फ्लूइड, सेमी फ्लूइड लिक्विड दे दिया। लेकिन बेटा उसमें देखा सेमी फ्लूइड लिक्विड का बेटा कोई जन्म नहीं लेता, सेमी फ्लूइड लिक्विड में दिखा उसमें, लेकिन बेटा सेमी फ्लूइड लिक्विड को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया उसको? साइटोसॉल नाम दिया। क्या बेटा नाम दिया? साइटोसॉल नाम दिया। अब धीरे धीरे उसमें देखा गया धीरे धीरे कोई छोटे छोटे गोले गोले आकार के कुछ कीटाणु आ रहे हैं, पता नहीं क्या, तो उसने उसका नाम उसमें पर देखा गया अच्छा सेल ऑर्गेनेल ही है वो। हाँ तो वो सेल ऑर्गेनेल थे, जिसको हमने सेल ऑर्गेनेल का एक नाम रख दिया, तो उसने क्या करके बोल दिया? साइटोप्लाज्म। फिर बेटा धीरे धीरे साइटोप्लाज्म के बाद आता है बेटा प्रोटोप्लाज्म। क्या आते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। चलो लिख लो बेटा, सबका नाम लिखिएगा। एक, दो,
5, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्म के। अब उसके बाद धीरे धीरे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है बेटा, फिर देखा कि बेटा प्रोटोप्लाज्म आ गए, इसमें कुछ सारे क्या आ गए, प्रोटोप्लाज्म आ गए। क्या आ गया बेटा, प्रोटोप्लाज्म। क्या आ गया बेटा, प्रोटोप्लाज्म आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, 1 मिनट बेटा। हाँ बेटा, तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, क्या है, प्रोटोप्लाज्म बेटा। इसमें देखा गया ना, इसमें क्या देखा गया था कि जब सेल ऑर्गेनेली आए तो सेल ऑर्गेनेली में एक बहुत बड़ा एक हेड बनता था। इस सेल ऑर्गेनेली में देखा गया एक बहुत बड़ा कुछ पाया गया, जिसको हमने बोला एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बोला था, जिसको हमने बोला बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा उसको, न्यूक्लियस था। क्या बेटा था वो, न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस को हेड ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ हेड भी कहते हैं। ये सबका हेड होता है, न्यूक्लियस को बोलते हैं बेटा सबका हेड होता है वो। इस पूरी ऑर्गेनेल का क्या होता है बेटा, अकेले हेड होता है। तो उसको बेटा न्यूक्लियस, अब जैसे न्यूक्लियस जन्म ले लिया, उसमें न्यूक्लियस पाया गया, न्यूक्लियस का क्या नाम रख दिया हमने, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा एक बात बताइए, ये चारों चीजें तो आ गई, अभी चारों चीजें तो आ गई भाई। सबसे पहले क्या था, पानी था। पानी में कुछ केमिकल फॉर्म में देखे गए, पानी में जब कुछ पाए गए तो उसको हमने सेमी फ्लूइड लिक्विड बोल दिया। उसके जब कलर बदला पानी का तो उसको हमने क्या बोल दिया, सेमी फ्लूइड लिक्विड बोल दिया। तो सेमी फ्लूइड लिक्विड का नाम हमने क्या लिखा, साइटोसॉल। क्या नाम लिखा, साइटोसॉल। उसके बाद फिर देखा गया उसमें कुछ छोटे छोटे कुछ रेंग रहे थे, उस पानी में केमिकल्स में देखा गया कुछ रेंगा जा रहा था, कुछ रेंग रहे थे। उस रेंगने को हमने सेल ऑर्गेनेली नाम दी। क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेली। लेकिन सेल ऑर्गेनेली जन्म लिया, लेकिन बेटा उसका नाम तो रखा जाएगा, तो जान क्या नाम रख दिया उसको, साइटोप्लाज्म था। क्या नाम रख दिया उसको, साइटोप्लाज्म। फिर धीरे धीरे देखा गया उसमें कोई हेड बन रहा है, मतलब बीच बीच में होता नहीं कि जैसे 10 बच्चे बैठे हो और 10 बच्चे में कोई कोई बहुत तेज होता है तो अपने आप को हेड मानता है सब बच्चों से ना। तो ऐसे ही देखा गया उसमें बहुत बड़े बड़े कुछ 2 गोले आकार देखे तो उसको हमने बोल दिया न्यूक्लियस। वो क्या था बेटा, न्यूक्लियस। इसे बोला जाता है कि हेड ऑन द ब्रेन बोला जाता है, उसको हेड ऑफ ब्रेन बोला जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस का नाम हमने लिख दिया बेटा प्रोटोप्लाज्म। अच्छा बेटा, क्या इतनी चीजें हो गई, लेकिन बेटा जैसे हमारे पास सब कुछ हो जाती है, लेकिन हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज दिखेगी कि बाहर कोई चीज पाई जा रही है। क्या बाहर कोई चीज पाई जा रही है, तो बेटा इसके बाहर एक लेयर आई। क्या आ गई बेटा, इसके बाहर एक लेयर आई जिसको हमने नाम रख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या था वो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब धीरे धीरे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, इसके ऊपर से एक लेयर आई। क्यों, क्योंकि बेटा इन सबको कवर करेंगे भाई, न्यूक्लियस बाहर ना जाए और सेल ऑर्गेनेली बाहर ना जाए, सेमी फ्लूइड लिक्विड बाहर ना जाए। तो बेटा इसको प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी आ गई, एक बाहर लेयर आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोला, ठीक बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग दूसरा नाम लिख, क्या नाम लेंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम लेंगे बेटा, प्रोटोप्लास्ट। फिर इसमें देखा गया प्रोटोप्लास्ट हो गया। उसके बाद फिर आफ्टर कुछ समय बाद देखा गया कि यार इससे काम तो नहीं चलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कोई एक लेयर बहुत बड़ी बन रही है, एक लेयर बन रही है। अच्छा, उस लेयर का नाम था बेटा, आपने सुना होगा सेल वॉल। उसके बाद जब देखा गया कि एक बहुत बड़ी लेयर है जो बहुत ज्यादा हेड बन रहा है, सबका हेड बन रहा है, तो बेटा वो कौन सी लेयर थी बेटा, पहले चलो हमारे साथ स्ट्रक्चर बना लो बेटा। ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सबसे बड़ी वाली लेयर हो गई, इसको क्या बोल दिए हमने, सेल वॉल। ये आपकी कौन सी लेयर है बेटा, सेल वॉल। कौन सी लेयर है बेटा, सेल वॉल। ये आपकी कौन सी लेयर है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी लिखा है ऊपर ना, बीच वाली मिडिल लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आउटर लेयर क्या होती है बेटा, आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। तो बेटा मिडिल लेयर क्या हो गई आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आउटर लेयर देखा जाए सेल वॉल। तो सेल वॉल सबका हेड था, वो न्यूक्लियस को भी नहीं अपना हेड बनाया, न प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाया, न सेल ऑर्गेनेली को बनाया, न सेमी फ्लूइड लिक्विड को बनाया, न वाटर को। वो सबका हेड कौन आया, सेल वॉल, जो सार्ब को कवर्ड करके रखता था, किसी को बाहर नहीं जाने देता, ना किसी को अंदर आने देता। इट इज क्लियर। अब चलो पहले एक चीज हम लोग इसमें भूल के बना लो, कुछ वर्ड बना लो, स्ट्रक्चर बना लो भाई, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको धीरे धीरे कुछ पता चला मैं किधर ले जा रहा था आपको, एक चीज आप बताइए, जिसके अंदर बेटा पानी हो, सेमी फ्लूइड लिक्विड हो, सेल ऑर्गेनेली देखी जाती है, न्यूक्लियस देखी जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको एक चीज बताएं, मैं किसकी बात कर रहा था, प्लांट सेल की बात कर रहा था। ये सब बहुत अच्छा टॉपिक, ये क्या होगा बेटा, प्लांट सेल। मैं किसकी बात कर रहा था, प्लांट सेल। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें सर किसके अंदर देखी गई थी, प्लांट सेल के अंदर। मतलब सबसे पहले धरती पर पाई जाने वाली चीज सर प्लांट में देखा गया, सेल में। हाँ बेटा, तो सबसे पहले कहाँ पाई गए, सबसे पहले सेल किसमें पाया गया, प्लांट में पाया गया। कहाँ पाया गया बेटा, प्लांट में।
अच्छा बेटा सर, अच्छा सर क्यों एनिमल्स में डिफरेंट? बेटा एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। होती सर, अभी आपने कहा कि सर जिस जिस लिविंग होती है सर, लिविंग लेयर होती है। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बिल्कुल राइट बेटा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बट एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे पहले किसमें देखा गया बेटा? प्लांट के अंदर गया देखा गया। किसमें देखा गया बेटा? प्लांट के अंदर गया। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोसेस किसमें चला था? किसके अंदर देखा गया था? प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर बेटा? प्लांट सेल। प्लांट सेल ये हमारा टॉपिक था। कैसा लगा? फिर से हम समझा रहे हैं आपको, परेशान मत होइए, फिर हम समझा रहे हैं क्या बेटा? सेल क्या होता है? सबसे पहले आप सीखोगे सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सर सेल हमारी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म करती है, और वो जो स्ट्रक्चर बना होता है वो फंक्शन शो करती है, और इसीलिए आपको जीवन का एक छोटी सी इकाई बोल दी गई। ठीक है सर। सर स्ट्रक्चरल का हमको कुछ बताएंगे आगे? ठीक है बेटा, बिल्कुल। प्रेजेंट इन ऑल। अच्छा सर, स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूरे ब्रह्मांड में सेल ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया फंडामेंटल मतलब ब्रह्मांड होता है, तो ये सबसे पूरी लाइफ में जीवन में क्या है इंपॉर्टेंट? किसके लिए? फंडामेंटल। हमारी सेल इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रक्चर के बोलोगे सर, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। यदि बात क्लियर हुई। अब सर फंक्शनल क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चरल है तो फंक्शन शो करेंगे, क्योंकि मेरा हाथ है मूवमेंट करने के लिए काम आता है, माउथ है खाना खाने के लिए काम आता है, ठीक है, ईयर सुनने के लिए काम आता है, ठीक है, टीथ है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड को तोड़ने में काम आता है बेटा, लेग है हमें चलने के लिए काम आता है। तो सारे बेटा फंक्शन है। जब स्ट्रक्चरल किसी चीज का किसी चीज लो तो फंक्शन ऑब्वियसली शो करेंगे। इट इज क्लियर बेटा। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन है, सर हमें सेल तो पता चल गया कि सेल होती क्या है, इतना चीज थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दी, बट सर ये सेल आई कहाँ से? हमको ये भी तो बता दीजिए। तो बेटा हमने कहा था सर, सबसे पहले इस ब्रह्मांड में पूरे वाटर था। सबसे पहले क्या था बेटा? नो डाउट पहले इस पूरे ब्रह्मांड में क्या था बेटा? पानी ही पानी था। क्या था? पानी था। फिर धीरे धीरे देखा गया पानी में कुछ केमिकल्स फॉर्म आने लगे। क्या आने लगे बेटा? कुछ केमिकल्स फॉर्म आने लगे। उस केमिकल का नाम बेटा नाम देंगे सेमी फ्लूइड लिक्विड। उस केमिकल का नाम सेमी फ्लूइड लिक्विड उसको बोला गया। लेकिन बेटा किसी कोई चीज फॉर्म होती है तो उसका नाम भी तो रखा जाता है। कोई चीज जन्म लेती है तो उसका नाम भी तो रखा जाता है। उसका नाम हमने रख दिया साइटोसॉल। क्या नाम रखा? साइटोसॉल। धीरे धीरे देखा गया उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेली आगे छोटे छोटे कुछ रेंग रहे थे, उस सेमी फ्लूइड लिक्विड के अंदर कुछ रेंगना शुरू किए थे। अच्छा सर, जब उसमें कुछ रेंग रहे थे बेटा उसको हमने नाम दे दिया सेल ऑर्गेनेली। क्या नाम दिया बेटा? सेल ऑर्गेनेली। बेटा सेल ऑर्गेनेली को हमने नाम क्या दे दिया? साइटोप्लाज्म। भाई सेल ऑर्गेनेली है तो उसका भी एक तो नाम रखा जाएगा ना, जन्म लिया है सेल ऑर्गेनेल तो उसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रख दिया हमने? साइटोप्लाज्म। फिर धीरे धीरे क्या यार, उसमें कोई दो सेल ऐसी होती है जो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है और सबका हेड बन रहा है, वो सेल ऑर्गेनेल को कवर करेगी। बेटा वो क्या था? न्यूक्लियस था, क्योंकि हेड ऑफ ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस को। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ ब्रेन बोलते हैं। वो बेटा न्यूक्लियस थी, जिसको हम न्यूक्लियस को नाम क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्म। अब धीरे धीरे देखा गया बेटा इस सबको कवर्ड करने के लिए एक लेयर बन रही थी, आउटर लेयर बन रही थी। सबसे पहले कौन लेयर थी? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वहां खाता नहीं चला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लो पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसका बाप बैठा था कौन? सेल वॉल। सेल वॉल आई। सेल वॉल ने कहा कि मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा, ना किसी को अंदर आने दूंगा। तो बेटा सेल वॉल जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो हम किसकी बात कर रहे थे? प्लांट सेल की बात कर रहे थे। कैसा लगा आप लोग पक्का बताइए बेटा। इसका मतलब सबसे पहले इस धरती पर प्लांट में ही सारी सेल को देखी गई थी। इस धरती पर सबसे पहले क्या आए थे? प्लांट आए थे बेटा। इतनी बात क्लियर है पक्का? अब कुछ चलो हम लोग अगर सब लोग आप लोग कर लियो जो जल्दी से कर लो। मैं 1 मिनट के लिए टाइम लेता हूँ, हट जाता हूँ, आप लोग 1 मिनट जल्दी से कर लीजिए। स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इट इज क्लियर? जल्दी से ये करिए, चलिए। चलिए बेटा, बेटा है क्योंकि हमको और भी चैप्टर कवर करना है ना। चलिए अब बेटा चलिए हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट की लिख लो बेटा। आप लोग चलो शुरू करो। चलो देखो, साइटो सॉल
साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल। बेटा आप लोग बनाओ, बताओगे क्या बनेगा आप लोग बताओगे। मैंने भी पढ़ाया, अभी जस्ट पढ़ाया आप लोगों को, मैंने भी जस्ट पढ़ाया कि बेटा साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल मिलके क्या बन रही थी। आप लोग बताइए, इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा बेटा। ठीक है, साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल किसमें क्या बन रही थी बेटा? जस्ट बताया था, जिसमें सेल देखो क्या आया था पहले, साइटोसोल सेमी फ्लूइड लिक्विड था, उसके बाद क्या देखा गया उसमें न्यूक्लियस देख भाई, वो सेल ऑर्गेनेल देखी गई थी। तो सेल ऑर्गेनेल जब बेटा देखी गई थी उसको हम नाम क्या दे दिए थे? साइटोप्लाज्म। यस यू आर राइट, क्या दे दिए थे बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक, क्या नाम लिखे थे? साइटोप्लाज्म। चलो अब दूसरा लिखो, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। चलो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। चलो आपको बताओ फटाफट क्या आएगा। अब उसके बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्लस बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद बेटा चलिए भाई इसका तीनों का फटाफट दीजिए सब लोग, बताओ इसका क्या होगा। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस क्या है? खुद सोचो आप लोग, अभी खुद ध्यान दीजिएगा। फिर उसको देखो, फिर से हम क्लियर करा रहे हैं। सबसे पहले क्या था? वाटर था, वाटर से क्या आया था बेटा? सेमी फ्लूइड लिक्विड आए थे। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स आए थे, उस केमिकल का नाम हमने सेमी फ्लूइड लिक्विड लिखा था। उस सेमी फ्लूइड लिक्विड का नाम क्या लिखा था हमने? साइटोसॉल लिखा था। बिल्कुल सर, साइटोसॉल लिखा था। उसके बाद साइटोसॉल में देखा गया कि कुछ बेटा सेल ऑर्गेनेल आ रही है, कुछ रेंग रहे हैं उसमें भी, फिर कुछ रेंग रहे हैं तो उसका नाम हमने सेल ऑर्गेनेल रखा था। सेल ऑर्गेनेल को हमने क्या नाम बोला था बेटा? फट से बताओ, साइटोप्लाज्म मिला था। फिर बेटा जब साइटोप्लाज्म में देखा गया, साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा कुछ और रेंग रहे हैं, हाँ वो बहुत हेड बन रहा है, कुछ बड़े बड़े, कुछ अलग ही, ना किसी को अंदर जा रहा है। वो क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस का नाम क्या रखे थे हम लोग? चलिए बताओ। प्रोटोप्लाज्म। क्या रख दिए थे? प्रोटोप्लाज्म। अब बताओ बेटा, अब आया न्यूक्लियस। क्या बेटा? न्यूक्लियस। अब धीरे धीरे क्या बेटा? प्रोटोप्लाज्म उसका नाम रखते थे। फिर न्यूक्लियस में देखा गया बेटा, न्यूक्लियस को है, उसके बाद फिर धीरे उसमें देखा कोई बाहर लेयर बना रही है। क्या लेयर बना रही थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही थी, याद करना ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम क्या रखा था आपने? प्रोटोप्लास्ट। क्या रखा बेटा? प्रोटोप्लास्ट। अब धीरे धीरे देखना बेटा, प्रोटोप्लास्ट। अब जब प्रोटोप्लास्ट है और सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नहीं चली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम मैं आउटर लेयर बनूंगा प्लांट में, लेकिन वो नहीं काम। उसके आगे देखा कि कोई बहुत बड़ा हेड बन रहा है, जो ना किसी को अंदर आने जाने दे, बाहर भी आने जाने दे रहा है। वो क्या थी? सेल वॉल थी। और प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल को मिलाकर क्या बनता है बेटा? बहुत तेज से बोलोगे, क्या बोलोगे? प्लांट सेल। क्या बोलोगे? प्लांट सेल। कैसा लगा बेटा? देखो सब कुछ देखो, वो कोई चीज जो आपको डायग्राम बनाया था वो चीज मैंने इस चारों में तो क्रिस्टल क्लियर करा दिया। समझ में आया बेटा? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल मिलके साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलके प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलके प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल मिलके प्लांट सेल। इतनी बात क्लियर है? सब लोग फटाफट लिख दो इसको, तो लिखो। और एक क्वेश्चन चलो के साथ में, एक क्वेश्चन करो तुरंत। चलो प्लांट सेल without cell wall is पहला ये ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म, फोर्थ ऑप्शन एनिमल सेल। चलो ये क्वेश्चन करो तुरंत, विचार हो गए। अब उसके बाद देखो क्या बोला है, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। एक प्लांट सेल के अंदर जब सेल वॉल नहीं होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक प्लांट सेल के अंदर जब सेल वॉल नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? और बस तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन देखे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, फिर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बेटा एक प्रोटोप्लास्ट क्या बेटा?
सॉरी इससे गलती हो गई, ये लिखा है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये बेटा बताओ, जब सेल वॉल नहीं थी, अभी अभी आपको जस्ट बताया आपके पास आंसर भी लिखा है, देखो बेटा सेल वॉल नहीं रहेगी, अब प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे चला गया, क्या बनेगा प्रोटोप्लास्ट। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, ये आंसर सी, राइट आंसर सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सब लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे पढ़ाई चलो। हो गया बेटा, बिठाए इसको, बिठाया जाए इसको। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। क्या डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल। चलो हेडिंग डालो सब लोग। चलो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल। चलो फटाफट हेडिंग डालो, चलो चलो हेडिंग डालो। एनिमल सेल बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल। अच्छा चलो चलो देखो फटाफट, ये बात क्या होती है, इनके पास क्या होती है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यस सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और क्या होती है, और क्या होती है भाई, प्रोटोप्लाज्म होता है। यस सर, लेकिन सर प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। और उसके बाद और एक पॉइंट लिखो, ऑल ऑर्गेनी आर प्रेजेंट, ऑर्गेनी आर प्रेजेंट। ठीक, और बेटा सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, सेंट होती है। इतनी बात क्लियर बेटा, कर लोगे ना। एनिमल सेल में क्या होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सर, प्रोटोप्लाज्म होते हैं सर, प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। और हर ऑर्गेनेल प्रेजेंट भाई से एनिमल सेल में सारी ऑर्गेनेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है वो क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल मैंने अभी भी बताया था एनिमल सेल में, इसलिए प्लांट सेल में देखा गया था सबसे पहले सेल वॉल कहाँ पाई गई थी। अगर कोई पूछता है सेल वॉल सबसे पहले प्लांट सेल में पाई गई थी, एनिमल सेल में पाई गई थी, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, प्लांट सेल में देखी गई, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं हो सकती। अब बैक्टीरियल सेल चलो, बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं सर, प्रोकैरियोटिक। चलो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। चलो देखो तो बेटा, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब बेटा और कैरियोटिक, बहुत बच्चे कंफ्यूज। प्रो का मतलब फॉल्स और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। क्या बेटा, न्यूक्लियस। बेटा बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस सब्सट्रेट होता है बेटा, एक हेडिंग आपको इस हेडिंग से ही पता चले, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या बेटा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बैक्टीरियल सेल के बाद न्यूक्लियस नहीं होता उसका। क्या बनेगा, प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरियल सेल को मैं क्या बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बात सर उसके बाद प्रो का मतलब फॉल्स, कैरियोटिक के बाद न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस होती है। क्या होती है बेटा, फॉल्स न्यूक्लियस होती है। अब इसके पास आती है साइटोसोल, साइटोसोल। बेटा साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेल होती है, सेल ऑर्गेनेल होती है, नो डाउट। उसके पास एनिमल सेल के बाद सेल ऑर्गेनेल होती है, इसके बाद लेकिन बेटा सेल ऑर्गेनेल होते हैं बाद न्यूक्लियस लिखी। क्या मैंने बताया, न्यूक्लियस जो बेटा एब्सेंट होता है और सेल ऑर्गेनेल क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज।
बता नहीं रहा हूँ। राइबोसोम्स ही एक सेल ऑर्गेनेल जो बैक्टीरियल के अंदर ही पाई जाती है। बहुत ही दिमाग से सोचिएगा, राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती है। तो ये वाली खड़ी लिख लो। चलो राइबोसोम्स ओनली वन सेल ऑर्गेनेल, क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेल are present in बैक्टीरिया सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, इसको सब लोग स्टार मार्क कर लेना। ये लाइन को क्या कर लेना, स्टार मार्क कर लेना तुम लोग। राइबोसोम्स एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो केवल बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं। इट इज क्लियर बेटा, इतनी बात समझ गए। बेटा इसको जल्दी सब लोग कर लो, बेटा इसको चलो सब जल्दी करो, फिर से समझा दो। एनिमल सेल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरियल सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रो का मतलब बेटा फॉल्स, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। क्या होता है, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होगी, जैसी बात है न्यूक्लियस क्या होगी, एब्सेंट होगी। प्रो बैक्टीरियल के बाद साइटोसोल होती है। साइटोसोल होती है बट उसमें दो चीज होती है। साइटोसोल का अच्छा कैसे बनता है, साइटोसोल के बाद क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, याद करना। साइटोसोल प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोसोल का हमने क्या बोला था, साइटोसोल सेमी फ्लूइड लिक्विड था। उसके बाद क्या था, साइटोप्लाज्म बना था। साइटोप्लाज्म क्या बता, न्यूक्लियस बनाता था बेटा। ऑब्वियसली एक सेल ऑर्गेनेल तो होती है, लेकिन एक ही सेल ऑर्गेनेल होती है। सेल ऑर्गेनेल होती है लेकिन एक ही होती है, वो उसका नाम है राइबोसोम बेटा। राइबोसोम्स ही एक सेल ऑर्गेनेल ऐसी होती है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं। ठीक बेटा, तो राइबोसोम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। बैक्टीरिया सेल के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल होती है जो पाई जाती है, तो क्या बोलोगे आप एग्जाम्पल में, राइबोसोम्स। इट इज क्लियर। अब हाँ, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म बेटा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म से बना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बेटा। तो ऑल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन सेल वॉल, वो ऑल ऑर्गेनेल सारी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, लेकिन बेटा एनिमल के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। इट इज क्लियर बेटा, कर लो फटाक से, जल्दी कर लो, मैं पानी पी लूंगा। जल्दी कर लो। चलिए बेटा, आप पढ़ेंगे क्या बेटा, इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या पढ़ेंगे बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलो मैंने कहा सब बच्चे, बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल से तो बनी होगी, लेकिन क्या बेटा एक ही सेल से, क्या सेल से ही सब कुछ बन गया। आपके मन में सर आपने कहा सेल तो इंपॉर्टेंट, बेटा सेल इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, बट सेल इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए तो माना मैंने, लेकिन क्या बेटा सेल ही से सब कुछ बन नहीं गया। हमारा स्ट्रक्चर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, बोन्स बनी होंगी, जो बोन्स किससे बनी होंगी, तो ये सब चीज बेटा इस आई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हम लोग कैसे बने। सेलुलर लोग, हम लोग सेल वाली चीजों से कैसे बनी है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल से क्या चीजें ऑर्गेनाइज हुई, सेल से क्या चीजें ऑर्गेनाइज हुई। भाई सेल सेल आई हमारे लाइफ के लिए, अब सेल से क्या क्या चीजें बन रही हैं, हम लोग कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुए, हम लोग कैसे बने। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बनना, हम लोग कैसे आना। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आया एटम। क्या है बेटा, एटम। क्या है बेटा, एटम। एटम जिसको हम बोलते हैं बेटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, एटॉमिक लेवल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एटॉमिक लेवल। उसके बाद आया बेटा एटॉमिक। सबसे पहले धरती पर क्या है बेटा, एटम। उसके बाद बेटा क्या है, मॉलिक्यूल्स आते हैं। क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर लेवल। क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर लेवल। के बाद बोले सबसे पहले बेटा धरती पर क्या है, एटम आया। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आई। सबसे पहले क्या आया था बेटा, एटम आया था। इस धरती पर सबसे पहले क्या आया था, एटम आया था, जिसको हमने एटॉमिक लेवल। अभी एटॉमिक लेवल आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में, कोई परेशान मत होइए, बस आप समझिए। सेल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एटम आया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद आप क्या इसी धीरे धीरे सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा,
सेल ऑर्गेनेल, क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल के बाद आई सेल। सोचिए सेल कब आ रही है, आप लोग खुद सोचिए सेल कब आ रही है। ये आपके मन में डाउट आया होगा कि सेल कब आ रही है। एटम, सबसे पहले इस धरती पर क्या है, एटम आया, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आए, उसके बाद क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स आए, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल आई। क्या बेटा, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल तब सेल आया सारा। सोचिए इतनी चीज, एटम आया, मॉलिक्यूल्स बना होगा, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल आई कुछ, तब सेल बना, तब सेल बना। अब बताओ बेटा सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सेल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। बोलोगे कौन कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी बताया था आपको, मैं बताऊंगा ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। चलिए आप मैं लेते हैं, सेल कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और बेटा इसके केवल एग्जांपल पूछ जाते हैं। यूनिसेलुलर की बात बता दें, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल, और मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे। ठीक है बेटा, मेनी सेल्स, सिंगल, सिंगल सेल लिख लो, ये सिंगल सेल, क्या बेटा, सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर का मतलब मेनी सेल्स, क्या बेटा, मेनी सेल्स। ठीक बेटा, क्योंकि यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का मतलब बेटा मेनी सेल। सीधी बात करें। अच्छा बेटा इसके एग्जांपल, यूनिसेलुलर का आपको एग्जांपल बताओ मुझे, सबसे अच्छा आपको रटाया जाता है, हर बार रटाया जाता है अमीबा। क्या बेटा, अमीबा इज अ सिंगल सेल। तो इस अमीबा के अंदर क्या होता है, लिख लो बेटा, अमीबा, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, बेटा अमीबा और यूग्लिना। इसका एग्जांपल बताइए, चलो अब इसका एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे भाई, मल्टीसेलुलर क्या है, एनिमल सेल खत्म, एनिमल सेल। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर है। मल्टीसेलुलर में क्या हो गया भाई, एनिमल सेल, एनिमल सेल जैसे हम लोग ह्यूमन भी ऑलवेज क्या होता है, मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर बेटा अमीबा यूग्लिना, बस इतनी चीजें पूछी जाती है और ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पूछे। अच्छा एक बात बताइए बेटा हमें बहुत ही, क्या हम यूनिसेलुलर तो है नहीं, ह्यूमन क्या होता है, एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर। एक बात बताइए, आप अगर देखा जाए सेल जब तक बनी, जब तक सेल बनी, क्या अमीबा और यूग्लिना प्रेजेंट थे, तब अमीबा और यूग्लिना प्रेजेंट हो गए थे, हाँ क्या हो गए थे, बन गए थे। मतलब सर आपका कहने का मतलब कि हमसे पहले यूग्लिना और अमीबा आए, हाँ सबसे पहले आएंगे अमीबा यूग्लिना। क्यों बेटा, एटम, मॉलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनेल और सेल, उसके बाद इनको हमारे अमीबा के अंदर बस ये चार ही चीजें उनका होना निर्णय है, बस ये चार चीजें अगर हों तो अमीबा और वो अमीबा और यूग्लिना क्या हो जाती है। अच्छा सर, अभी हम लोग नहीं बने हैं, अभी हम लोग बने नहीं हैं, हम लोग कौन, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर का बेटा आगे फंक्शन है, मल्टी सेलुलर का भी और भी आगे फंक्शन है। आगे क्या फंक्शन है सर, चलो लिखो। अब आएगा टिश्यू, क्या आएगा बेटा, टिश्यू, क्या आएगा बेटा, टिश्यू। अब उसके बाद फिर टिश्यू ऑर्गन, क्या आएगा, टिश्यू आएगा, ऑब्वियसली पहले क्या आएगा, टिश्यू आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, टिश्यू सिस्टम, क्या आएगा बेटा, टिश्यू सिस्टम। उसके बाद क्या आएगा बेटा, ऑर्गन, क्या आएगा बेटा, ऑर्गन आएगा। उसके बाद क्या आएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम, क्या आएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम। 25 करिए, ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद फिर आपका क्या मजा आता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचिए यहां पे हम, यहां पे मल्टी सेलुलर, सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया, सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया, नो डाउट, एक था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। लेकिन बेटा हमसे पहले यूग्लिना और अमीबा आ चुके थे, ये बात क्लियर है ना, क्योंकि यूग्लिना और अमीबा के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर में आवश्यकता किस किस की चीज की है, एटम की है, मॉलिक्यूल्स की है, सेल सेल ऑर्गेनेल की है, उसके बाद सेल, उसके बाद यूनिसेलुलर हो गए खत्म। लेकिन मल्टीसेलुलर अभी हम लोग यहाँ तक नहीं बने थे बेटा, अभी हम लोग प्रोसेस में थे, प्रोसेसिंग में थे। फिर हम लोगों के अंदर टिश्यू आया, टिश्यू देखा गया, फिर टिश्यू सिस्टम बना, फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, फिर बेटा ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बना, सेल ऑर्गेनाइजेशन। काफी बच्चों को ये टिश्यू नहीं पता क्या है बेटा, टिश्यू आप लिख लीजिए टिश्यू होता है,
टिश्यू को हम बोलते हैं बेटा ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं क्या बेटा? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। जैसे बेटा ये हमारे कुछ सेल्स हैं और इसी के अंदर बहुत सारे सेल्स आ गए, मेनी सेल्स आ गए, बहुत सारे सेल्स आ गए बेटा, तो ग्रुप बोले भाई सेल के ही समूह को, सेल के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू। सेल के ही समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू। इतनी बात क्लियर बेटा सभी बच्चों को? इतनी बात क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें बेटा। तुरंत टाइम मेरे तो इसको लिखो। चलो चलिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ डालिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या चलिए क्या डालेंगे हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? देयर टू टाइप्स। क्या डालोगे सबसे पहले आप? क्या होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब बेटा चलिए अभी भी आपको समझाया था ये चीजें। प्रो का मतलब फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस है ना। और इसका क्या समझाया था? ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होती है? यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होती है बेटा? ट्रू न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इट इज क्लियर। आगे चलिए बेटा, सब एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे एग्जांपल लिखाया था? अमीबा, उसके बाद एक यूग्लिना, यूग्लिना, उसके बाद नॉस्टॉक लिख लो। एक और होता है बेटा नॉस्टॉक लिख लो। नॉस्टॉक भी बेटा सिंगल यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है बेटा? यूनिसेलुलर होता है। और उसमें की बात क्लियर है क्या भाई? की बात क्लियर है? जी सर बताइए, इसकी बात क्लियर है? तो करिए इसको। बात क्लियर पर सॉरी बेटा, एक चीज आपने यहाँ ध्यान रखनी होगी। हम यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में बेटा ये नहीं होगी। यूनिसेलुलर में बेटा प्रोकैरियोटिक का मतलब फॉल्स न्यूक्लियस। बेटा अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस होता है बेटा। ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम वो पढ़े थे, जब हम प्रोकैरियोटिक पढ़े थे केवल, और उसके एनिमल और बैक्टीरिया से पढ़े थे, तब उसमें पढ़ाए थे कि बैक्टीरियल सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स न्यूक्लियस, नो डाउट ट्रू न्यूक्लियस। बेटा इसके यहाँ पे एग्जांपल होगा बेटा, तो बेटा क्या यहाँ पर होगा? बैक्टीरिया। क्या होगा बेटा? बैक्टीरिया। और आप लोग भी भूल गए ना, बैक्टीरिया और नॉनस्टॉप एग्जांपल है, नॉनस्टॉप। और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या होगा बेटा? अमीबा, अमीबा, यूग्लिना, यहाँ वो होगा। चलो बेटा चलिए थोड़ा कट कर लो। यूग्लिना लिख लो, पैरामीशियम लिख लो, बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक मतलब बेटा फॉल्स न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है। एग्जांपल आपको लिखो बेटा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है। नॉनस्टॉप भी एक क्या है? बैक्टीरिया, इसके अंदर भी क्या? बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में अमीबा हमारा आ गया और यूग्लिना आ गया, पैरामीशियम।
इट इज क्लियर। अब आते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी हेडिंग और सबसे क्या डालेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या डालो बेटा। अच्छा एक बात बता लो बेटा, जो भी चीजें मल्टी सेलुलर होती है क्या उसके अंदर उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे? क्या मल्टी सेलुलर भी दो टाइप के होते हैं? नहीं बेटा, मल्टी सेलुलर इसलिए दो टाइप के होते हैं, आपको आज क्लियर करा दूं, कोई बताता नहीं। मल्टी सेलुलर बेटा मेनी सेल्स है, और बेटा मेनी सेल्स आर न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड ऑब्वियसली, न्यूक्लियस ऑब्वियसली होगा भाई। अगर बहुत सारी यूकैरियोटिक का मतलब इसमें मतलब कहने का मतलब बेटा ये यूनिट जो होती है ये मल्टी सेलुलर होती है, ये यूकैरियोटिक होती है। क्या मतलब बेटा, ओनली यूकैरियोटिक होती है। क्या लिखूंगा, ओनली यूकैरियोटिक, ओनली यूकैरियोटिक, ओनली यूकैरियोटिक। एग्जांपल में आप लिखो बेटा प्लांट, है ना, और इसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म, जिम्नो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बेटा सारी क्या है, एंजियोस्पर्म। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये ओनली प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं होती है। बताया रीजन सर क्यों बताया, क्योंकि बेटा मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी है बेटा, बहुत सारी उसमें होते हैं, और बहुत सारे कहने मतलब बहुत सारी सेल्स होते हैं, और सेल्स बेटा न्यूक्लियस जरूर फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिसेलुलर तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया और नॉस्ट्रॉ के अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर जरूर से जरूर न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर याद कर लीजिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यूक्लियस जरूर से जरूर प्रेजेंट होगा, और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो आप उसको प्रोकैरियोटिक नहीं बोल सकते, यूकैरियोटिक बोल सकते। इसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ओनली यूकैरियोटिक होते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्या समझ में आई? चलिए अब मेरे साथ एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। चलिए मेरे साथ बढ़िया सा एक धमाकेदार क्वेश्चन करिए आप लोग। चलिए देखिए, अच्छा चलो नहीं हाँ लिखवा दें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ बेटा चलो बताइए कितने, अब हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट आर प्रोकैरियोटिक, कितने स्टेटमेंट्स में प्रोकैरियोटिक हैं, कितने स्टेटमेंट से प्रोकैरियोटिक है। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ पहला, तो चलो बैक्टीरिया, बेटा बैक्टीरिया लिखे आप लोग, अमीबा, नॉनस्टॉप, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ईस्ट, ईस्ट लिखा आप लोगों ने फटाफट तो, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना जल्दी जल्दी, यूग्लिना, डायलोनियम, डायलोनियम जल्दी करूँगा, डायलोनियम हो गया। तो लिखो ए बी सी डी 3 4 5 6, बताओ कितने इसमें प्रोकैरियोटिक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 में कितने प्रोकैरियोटिक है, कितने यूकैरियोटिक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर प्रोकैरियोटिक, कितने ऐसे स्टेटमेंट है जो केवल प्रोकैरियोटिक है। क्या है प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया क्या है प्रोकैरियोटिक, जी सर पी, अमीबा यू है, नॉस्टॉक पी है, ईस्ट भी क्या है, ईस्ट भी क्या बेटा पी है, क्या बेटा पी है, वो सॉरी 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 यू है, पैरामीशियम भी पी है, यूग्लिना भी पी है, राइजोबियम भी क्या है पी है। कितने आए बेटा, 3, 3 क्या होता है प्रोकैरियोटिक। ये बात क्लियर है, क्या सबको समझ में आई?
इतनी चीजें समझ में आई आपको। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं बेटा, फिर समझा दो। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक बेटा फॉस न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक बेटा फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया आएगा, नॉस्टॉक बैक्टीरिया, और नॉस्टॉक के अंदर क्या होती है बेटा, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक के अंदर बेटा ट्रू न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस ऑब्वियसली तो क्या अमीबा होगा और यूग्लिना होगा, पैरामीशियम। इतने एग्जांपल याद कर लेना, मस्ट है आपके लिए। उसके बाद बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेटा उसमें प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि उसमें मेनी सेल्स हैं, मल्टीसेलुलर तो हम लोग होते हैं ना, मल्टीसेलुलर तो हम लोग होते हैं, उसके अंदर सेल तो जरूर प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली सेल होगी तो न्यूक्लियस होगा ऑब्वियसली। तो बेटा मल्टीसेलुलर ओनली यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? ओनली यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लांट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस के हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर प्रोकैरियोटिक, आप ये क्वेश्चन बता, उसके बाद हम आगे डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन दिस चैप्टर, डिस्कवरी ऑफ सेल। चल रहा है, आगे डालो सब लोग, डिस्कवरी ऑफ सेल। बेटा सेल की खोज किसने की थी? क्या सेल की खोज किसने की? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि सर सेल की खोज किसने थी? सबसे पहले आते हमारे रॉबर्ट हुक। कौन आते साहब? सबसे पहले आते हैं हमारे साहब रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने खोज की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, वो बात सही है, लेकिन बेटा अगर सही हम बताएं ना, इन्होंने सेल की खोज नहीं कर पाए थे, इनकी थ्योरी ही फेल रहती। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लिख लो। क्या करो? पहले आप लिख लो। चलो पहले इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया? चलो ऑब्जर्व क्या किया था? ऑब्जर्व बेटा इन्होंने किया था कॉर्ड सेल। क्या बेटा? कॉर्ड सेल एक होती है, इन्होंने एक कॉर्ड सेल में कॉर्ड सेल में ऑब्जर्व किया था। ठीक है बेटा, इतना चीज मैं आपको ये देखो, इसको डिस्कवरी ऑफ सेल देखो। किसके अंदर बेटा देखा था? अंडर माइक्रोस्कोप। किसके अंदर देखा था? अंडर माइक्रोस्कोप। किसके अंदर देखा था? अंडर माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व किया था बेटा, ये चीज क्लियर है? ये बेटा कॉर्ड सेल क्या थी? इट इज अ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बेटा? इट इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को मतलब बेटा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब मकड़ी के छत्ते जैसे, मकड़ी के छत्ते जैसे। कॉर्ड सेल में इन्होंने देखी यार कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है? हनीकॉम्ब लाइक मकड़ी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। बट लेकिन एक केस है, बट कॉर्ड सेल आर डेड सेल। क्या थी बेटा? डेड सेल। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि रॉबर्ट हुक को लगा कि मैंने सेल की खोज कर ली, बट वो थ्योरी उनकी फेल हुई। क्यों बेटा? क्योंकि कॉर्ड सेल जब तक बेटा लिविंग सेल्स आप पाओगे नहीं तो उसको सेल कैसे आपने ढूंढ ली जब चलेगा। लेकिन क्यों बेटा? तो लिखा बट कॉर्ड सेल्स आर डेड सेल। जो कॉर्ड सेल उन्होंने देखी थी वो सेल कौन क्या थी? डेड थी, मतलब मरी हुई सेल थी। रॉबर्ट हुक को लगा कि मैंने सेल को खोज की, लेकिन बेटा उनकी थ्योरी क्या थी? फेल हुई थी। डेड सेल उन्होंने देखी थी। क्या देखी थी? He observed, उन्होंने सही सही क्या देखी थी बेटा? He observed, he observed cell wall। क्या बेटा? उन्होंने सही सही क्या देखी थी? सेल वॉल देखी थी। इतनी बात समझ में आई? बस रॉबर्ट हुक का ही देखा बेटा, 3 पॉइंट बस।
बेटा डिस्कवरी ऑफ द अरे बेटा सॉरी 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 सबसे पहले एक चीज तो भूल ही गया। कौन सा है रॉबर्ट हुक? आप कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं रॉबर्ट। सबसे पहले रॉबर्ट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कौन है? रॉबर्ट हुक है। बेटा उन्होंने ऑब्जर्व किया था, देखिए बेटा कॉर्क सेल देखी थी उन्होंने, क्या देखा ऑब्जर्व किया था कॉर्क सेल में। किसमें देखे थे? जब कॉर्क सेल देखा उन्होंने तो उसके बाद अंडर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के अंदर गए तो उन्हें एक चीज और देखी बेटा, उसको फाइलम, कोई फाइलम मिली। क्या देखने मिली उसको बेटा? उनको एक फाइलम मिली। जो फाइलम में उनको देखा गया कि इट इज हनीकॉम्ब में, उस फाइलम में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। क्या बन रहा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था। इट इज क्लियर बेटा। बट उन्होंने देखा कि कॉर्क सेल जो देखी थी हमने, लेकिन वो डेड सेल थी। उसमें बेटा डेड सेल थी तो जाहिर सी बात बेटा उस सेल रही नहीं होगी भाई, डेड सेल थी। उन्होंने बेटा सही सही देखा था, सेल वॉल देखे थे उन्होंने, सही सेल वॉल देखे थे। अब इसके बाद आते हैं हमारे एंटन वॉन लीवेनहुक। इसके बाद कौन आते हैं बेटा? एंटन वॉन लीवेनहुक का साहब आते हैं, जिन्होंने सही लिविंग सेल की खोज की थी। क्या कहते हैं बेटा? उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, एंटन वॉन लीवेनहुक साहब। देखो अच्छा शेप ऑफ सेल देखो कैसे दिखते हैं उन्होंने। shape of cork, शेप ऑफ कॉर्क सेल बेटा कैसे थी? ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बेटा, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन कॉर्क सेल, ये थी बेटा। क्या थी? कॉर्क सेल थी। और इसके चारों ओर क्या था बेटा? सेल वॉल थी। क्या थी बेटा? सेल वॉल। लेकिन हमने इसे देखी थी जानते हैं सेल वॉल। क्या देखी थी बेटा? सेल वॉल ऑफ द, क्या देखी थी वो सेल वॉल। उन्होंने लिविंग सेल तो देख ही नहीं पाई थी, और जब देख नहीं पाई तो उनकी थ्योरी क्या हो जाती है? फिर हो जाती है। अब आते हैं हमारे साथ कौन कौन आते हैं? हमारे आते हैं एंटन वॉन लीवेनहुक। चलो दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? एंटन वॉन लीवेनहुक। एंटन वॉन लीवेनहुक सही नंबर ही इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ऑब्जर्व लिविंग सेल। क्या बेटा इन्होंने ऑब्जर्व किया? लिविंग सेल, ये ऑब्जर्व लिविंग सेल, ये ऑब्जर्व लिविंग, पहले नोट कर लो, ये ऑब्जर्व लिविंग सेल। इन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक बेटा, क्या देखा था इन्होंने? अंडर माइक्रोस्कोप। एंटन वॉन लीवेनहुक ने, एंटन वॉन लीवेनहुक ने सही से क्या देखा था? लिविंग सेल पाया था। तो इसका मतलब रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखी थी, उन्होंने सेल की खोज नहीं कर पाए थे। तो कौन? एंटन वॉन लीवेनहुक आए तो उन्होंने ही ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की। इट इज क्लियर? कितनी बात क्लियर बेटा? उसके अंदर बेटा और रेड ब्लड सेल्स पाए, आरबीसी इसको बोलते हो, डब्ल्यूबीसी पाए उन्होंने, प्लाज्मा पाई उन्होंने, प्लाज्मा पाई। क्यों? क्योंकि बेटा लिविंग सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है? रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा? रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी मतलब बेटा व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है। और प्लाज्मा, क्या बेटा? प्लाज्मा देखिए, क्या होना चाहिए? प्लाज्मा देखिए। एक बात क्लियर है आप सबको? ये बात क्लियर बेटा? अब उन्होंने अंडरवॉल लीवेनहुक। अच्छा उसके बाद एक हमारे साहब है रॉबर्ट ब्राउन, एक हमारे साहब, उनका भी इसमें चर्चा कर लेते हैं। हमारे साहब है रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन आया? थर्ड नंबर पे हमारे साहब रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा he observed, बस वो तो रॉबर्ट ब्राउन को क्या कहते हैं? डिस्कवर्ड है। अच्छा बताओ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बेटा? डिस्कवरी ऑफ, बस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी? बस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन का कुछ कहना नहीं था, बस उन्होंने क्या बता दिया? मैंने न्यूक्लियस की खोज कर दी बस, और उनको और उनकी कोई बात नहीं थी।
फिर से हम रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। डिस्कवरी ऑफ सेल 3 लोगों ने दी थी, डिस्कवरी ऑफ सेल 3 लोगों ने दी थी, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेटा ऑब्जर्व किया था कॉर्क सेल देखा था, इसमें उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क सेल देखा बेटा। उसमें जो एक फाइलम थी, जो फाइलम को हमने क्या बोला, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मकड़ी के छत्ते जैसा एक उन्होंने वो देखा, क्या देखा उसमें। बट जो कॉर्क सेल अगर देखा जाए, अगर जो कॉर्क सेल थी वो सही से जानते हो डेड सेल थी, वो क्या थी बेटा, डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी। और वही ऑब्जर्व सेल था, लेकिन उन्होंने सही सही जो देखा था, ट्रू ऑब्जर्व किया था उन्होंने, क्या देखा बेटा, सेल वॉल देखी थी। शेप ऑफ सेल वॉल कैसे होती है बेटा, हेक्सागोन जैसी थी, मकड़ी के छत्ता जैसा हेक्सागोन होता है बेटा कॉर्क सेल, और वहां सेल वॉल प्रोजेक्ट थी। उन्होंने सही से क्या देखा था, सेल वॉल। बट सेकंड है हमारे एंटन मॉलिगरो, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने सही से ऑब्जर्व किया था, ही ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, मतलब जिसके अंदर जहाँ लिविंग सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या लिविंग सेल को पाते हैं। उसके बाद इसमें आरबीसी लिविंग सेल के अंदर एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या होती है बेटा, आरबीसी भी देखी, रेड ब्लड सेल देखा उन्होंने, डब्ल्यूबीसी भी देखा, प्लाज्मा भी देखा ऑब्वियसली बेटा। उसके बाद फिर हमारे थर्ड नंबर पे रॉबर्ट ब्राउन ने कहा भैया मैंने भी एक चीज की खोज कर दी, उन्होंने कहा क्या था, मैंने न्यूक्लियस की खोज कर दी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बेटा इतना जल्दी तुरंत करो, चलो। और इसी समय मेरे साथ एक क्वेश्चन कर लो आप लोग, कौन कौन करना चाहेगा भाई क्वेश्चन। हु ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल, चलो क्वेश्चन, हु ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल। ये ऑप्शन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। थर्ड ऑप्शन एंटन वॉन लीवेनहुक, और नन ऑफ दीज, हमें पता है क्या, नन ऑफ दीज। चलो, हु डिस्कवरी फर्स्ट लिविंग सेल, सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी, अभी अभी जस्ट बताया आप लोगों को। सब लोग कमेंट में आंसर करेंगे, कौन देखा था, एंटन वॉन लीवेनहुक साहब ने सबसे पहले। इसका आंसर क्या होगा, सी, आंसर सी। तो बेटा सबसे पहले क्या लिविंग सेल किसने देखी थी, एंटन वॉन लीवेनहुक ने देखी थी। इतनी बात क्लियर है। चल बेटा, चल बेटा नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और बेटा, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। Which of the following does not independent existence? पहला ए ऑप्शन वायरस, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन EEYEAST, डी ऑप्शन पैरामीशिया। बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट रहती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। बताओ, वायरस है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, पैरामीशिया। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। Which of the following has not independent existence? किसके ऊपर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, वो कहीं भी रह सकती है। चीजें क्या है बताइए आप, सब लोग कमेंट में आंसर देंगे। क्या होगी, वायरस। क्या होगा बेटा, वायरस। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल थ्योरी। क्या करेंगे बेटा, सेल थ्योरी। चलो हेडिंग डालो आप सब लोग, सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी में सबसे पहले है मैथियस, सबसे मैथियस, स्क्लेडन और सन, है ना। मैथियस चलो मैथियस थ्योडर मैथियस स्क्लेडन, मैथियस स्क्लेडन कौन आता है? मैथियस स्क्लेडन साहब आते हो, थ्योडर साहब आते हैं। इन्होंने अपनी डिस्कवरी 1838 में दी थी और इन्होंने फिर डिस्कवरी 1839 में दी थी। सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी क्या बताई थी? मैथियस स्क्लेडन साहब ने 1838 में दी थी और थ्योडर साहब ने 1839 में दी थी। ये थे बेटा जर्मन बॉटनिस्ट। क्या थे बेटा? ये जर्मन बॉटनिस्ट, क्या थे बेटा? ये जर्मन बॉटनिस्ट है, ठीक। और इनके बारे में क्या बता दें? ये जर्मन बॉटनिस्ट है और हाँ चलो, इट विल स्टडी इन प्लांट्स, बस। सेल थ्योरी में क्या क्या बताई? कहा कि जर्मन बॉटनिस्ट, आई एम जर्मन बॉटनिस्ट, मैं क्या हूँ? एक जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन का रहने वाला हूँ, जो क्या हूँ? एक जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। बॉटनी का मतलब प्लांट के बारे में, बॉटनी का मतलब होता है बेटा प्लांट के बारे में, बॉटनी का मतलब ही होता है प्लांट के बारे में। क्या बेटा? प्लांट के बारे में। तो बेटा प्लांट के बारे में, तो इट विल स्टडी प्लांट सेल, उन्होंने केवल क्या बताई? प्लांट सेल के ही बारे में क्या बताइए? प्लांट सेल के बारे में बताइए। अब छोटा सा ये थे जूलॉजिस्ट, क्या था बेटा? ये जूलॉजिस्ट थे, क्या था बेटा? ये जूलॉजिस्ट, चल नोट कर लो। जूलॉजिस्ट के मतलब ये, जूलॉजिस्ट के मतलब जंगलों के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया था, ठीक है। प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में बताया। उसके बाद इट विल स्टडी, इट विल स्टडी एनिमल सेल और प्लांट सेल। लेकिन बेटा जब हमारे थोड़ा सॉल साहब थे, जो स्क्लेडर साहब थे, वो तो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले थे, और बॉटनिस्ट के बारे में मतलब जर्मन बॉटनिस्ट मतलब प्लांट के बारे में बताते थे। इट विल स्टडी ओनली प्लांट सेल, उन्हें केवल प्लांट सेल के बारे में ही ज्ञान था और कुछ नहीं था। लेकिन हमारे जो स्वान साहब थे, उन्होंने 1839 में थ्योरी दी। उन जो एक तो वो जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने स्टडी जो की वो प्लांट के बारे में भी की थी और एनिमल के बारे में भी। आप ये कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि सर मैंने जूलॉजिस्ट लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या करेंगे? प्लांट के बारे में भी बताएंगे। क्या करेंगे? प्लांट के बारे में बताएंगे। क्या करेंगे? प्लांट सेल के बारे में भी बताए थे, ठीक है। तो क्या स्टडी एनिमल सेल और प्लांट सेल। नहीं तो बेटा आप जूलॉजी देखो, बस एनिमल सेल पे टिक कर दो, गलत नहीं। स्वान साहब ने प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में भी थ्योरी दी थी। इट इज क्लियर, सेल थ्योरी दोनों दी थी। इतनी बात ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज था, इन दोनों का एक ड्रॉबैक था। क्या था बेटा? ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक? क्या था? इफ सराउंडेड, बहुत स्टार मार्क करके लिखे इसको। इफ सराउंडेड बाय न्यू सेल आर फॉर्म। कहने का मतलब बेटा है, ये अपने चारों ओर ये नहीं बता पाए, स्वान साहब और थ्योडर साहब इन्होंने ये अपने चारों ओर ये नहीं बता पाए कि सर अपने सेल जो सेल आई ये आई कहां से? सेल आपको ये न्यू सेल कहां से फॉर्म हो रही है? भाई सेल तो आ रही है, लेकिन ये न्यू सेल आ कहां से? भाई एनिमल सेल बोला जा रहा है, प्लांट सेल बोला जा रहा है, लेकिन ये नई सेल कहां बनी? एक प्लांट से दूसरा प्लांट बन कैसे सकता है सर? एनिमल्स इन्होंने ये नहीं बता पाया, दोनों लोगों ने इन्होंने मैंने बताया। तो हमारे साहब आते हैं कौन? रुडोल्फ वर्चाउ। इतना मिटा दे पहले, इतना कर ले तो मिटा दे। रुडोल्फ वर्चाउ आते हैं, वो अपना काम करके जाते हैं, तो भी आपको बताते हैं। पहले ये जल्दी आप कर लो, इसको मिटा दे, जल्दी करो आप लोग। चलो हो गया सबका?
अच्छा, कौन आते हैं हमारे साथ? अब आते हैं रूडोल्फ बर्चाउ। ये बेटा रूडोल्फ बर्चाउ, हमारे रूडोल्फ बर्चाउ आते हैं। इन्होंने मॉडिफिकेशन की। इन्होंने सबसे पहले मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। इन्होंने सेल थ्योरी को दोबारा से मॉडिफाइड किया। जो स्वान साहब और हमारे थियोडर स्वान साहब और स्क्लेटर साहब जो बता के गए थे सेल थ्योरी, उनका एक ड्रॉबैक था कि एक सेल नई सेल्स कहाँ, हमारे चारों नई सेल्स कहाँ से फॉर्म हो रही है वो नहीं बता पाए। उन्होंने दोबारा से सेल थ्योरी को क्या किया, एक मॉडिफाइड किया, दोबारा से बनाया उसको। क्या बताते हैं अपनी सेल थ्योरी में कि टोल्ड दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म, न्यू cells are formed pre-existing। क्या बेटा? pre-existing cells। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिख लो, pre-existing cells। जो उन्होंने बताया टोल्ड है, उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स कहाँ से फॉर्म आर फॉर्म प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब एक सेल से दूसरी सेल बनना। प्री एग्जिस्टिंग मतलब एक सेल तो थी, उसी में से भाग डिवीजन हो रही है, क्या हो रही है? डिवीजन होकर के एक नई सेल बन रही है। किसने बताया था? रूडोल्फ बर्चाउ। जो उनका स्वान साहब का और उनका थियोडर स्वान साहब का स्क्लेटर साहब का क्या था ड्रॉबैक था, वो आके क्लियर करते हैं कि सर पहले तो थ्योरी को पहले उनको दोबारा देखी, उन्होंने मॉडिफाइड की। उसके बाद कहा कि जो नए सेल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। मतलब किसी एक सेल से दूसरे सेल बन रहे हैं, कहीं और से नहीं आ रहे। मतलब कोई एक सेल थी, उससे डिवीजन होगा, सेल के अंदर डिवीजन होगा, सेल के अंदर डिवाइड हुई और उसी से क्या हो रही है? एक नई सेल बन रही है। मतलब पुरानी सेल से ही क्या हो रही है? नई सेल बना दी जा रही है। कहीं ये नहीं कि कोई नई सेल आ रही है तो नई सेल से नई सेल बन रही बेटा, पुरानी सेल से क्या है कि नई सेल बन रही है। इट इज क्लियर? इतनी बात बड़ी समझ में आई? उन्होंने इस प्री एग्जिस्टिंग सेल का नाम दे दिया बहुत अच्छा, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर ठीक बेटा, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर इन्होंने इस प्री एग्जिस्टिंग सेल का नाम क्या दे दिया? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। बस इनकी इतनी ही बात थी साहब, बस इनकी रूडोल्फ बर्चाउ साहब की इतनी ही बात थी। यहाँ पे आपकी सेल थ्योरी क्या हो जाती है? कंप्लीट। यहाँ पे आपकी सेल थ्योरी क्या हो जाती है बेटा? कंप्लीट हो जाती है। आप इतना कर लीजिए और उनको थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ताकि मेरा गलत हो रहा है बार बार 5 मिनट, तब तक आप ये लोग करिए, ठीक है? ओके बेटा। चलो बेटा शुरू करते हैं। हाँ, अब क्या डालते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सेल से चलिए फटाफट सेल से पहले बहुत छोटा टॉपिक है, सेल से हमारी सेल कौन कौन से शेप्स हो सकते हैं आप लोग बताइए फटाफट। सेल कौन कौन से शेप होती है? राउंडेड होती है, राउंडेड, सिलेंड्रिकल, राउंडेड, सिलेंड्रिकल, elongated, ओवल, ओवल इस स्प्लेंडर, बस बात है ओवल लिखनी चाहिए, उसमें लेकिन बहुत राउंडेड शेप होते हैं, सिलेंडर शेप होते हैं, elongated होते हैं और ओवल होते हैं। स्फेरिकल लिख लो, स्फेरिकल, इरेगुलर, इरेगुलर इतना हो गया। और इरेगुलर रेगुलर लिख लो, रेगुलर रिजल्ट्स होती है बस।
राउंडेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इलांगेटेड होती है, ओवल शेप होती है, स्फेरिकल होती है, रेगुलर होती है, रेगुलर होती है, सेल शेप वाली इतने शेप की होती है। अब इसमें से बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है अब लिखवाने जा रहा हूँ बेटा। बहुत पूछा जाता है लॉन्गेस्ट सेल, क्या बेटा लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन कौन सी होती है, और लार्ज सेल कौन सी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, चलो लिखवाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, चलो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट पहले क्या लिखो, स्मॉलेस्ट सेल लिख लो बेटा माइकोप्लाज्मा, इसका क्या लिख लो माइकोप्लाज्मा, उसके बाद बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, उसके बाद बस बहुत है, बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा हो गया। लार्जेस्ट सेल तो सबसे सब लोग जानते कहाँ गया, नर्व सेल, नर्व सेल लार्ज सेल बहुत बड़ी होती है ना बेटा। और लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल हो गया। अब लार्ज सेल लिख लो क्या है, लार्ज सेल कलर लिख दिया क्या, लार्ज सेल बेटा, लार्ज सेल हाँ नर्व सेल, ये लार्ज सेल क्या हो गया बेटे, नर्व सेल हो गई। और लॉन्गेस्ट सेल क्या हो गया बेटा, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच हेड। ये बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। इतनी बात क्लियर, बहुत पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल कौन कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग होती है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम होती है, लार्ज सेल नर्व सेल्स होती है। ये बात क्लियर है सबको, जल्दी कर लो सब लोग, इसमें टाइम है। जल्दी करो सब लोग। चलो फटाफट इनका रिजल्ट पूछ लो। ऑस्ट्रिच, 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 इसका देख लो रिजल्ट, कितने में इसको रिजल्ट किया जाता है, ठीक है एक मिनट। ऑस्ट्रिच इनको कितने में रिजल्ट किया जाता है, सब लिख लो फटाफट, ये सब कोई बताता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, इनका भी लिख लो रिजल्ट, चलो 0 से 0.15, 0.1 से लेके 0.1, 0.15 माइक्रो, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेल का तो 1 मीटर कहाँ है, लास्ट सेल 1 मीटर लेंथ, ठीक। और उसके बाद 170 से 170 to 1.35 डायमीटर, सर्कल लिखो फटाफट लिखो, चलो सर्कल लिखो। अब पता है क्या नहीं बढ़ाता, फिर समझा दें सेल शेप क्या होती है बेटा, राउंडेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इलांगेटेड होती है, ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, इरेगुलर होती है, रेगुलर होती है, ठीक बेटा। राउंडेड का मतलब बेटा गोला, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर शेप का, इलांगेटेड का मतलब खिंचाव चौड़ाई, ओवल का मतलब अंडाकार, स्फेरिकल का मतलब समझो सर्कल, इरेगुलर का मतलब सेल कोई जरूरी नहीं कि इरेगुलर हो, इरेगुलर इरेगुलर भी हो सकती है, मतलब बिना किसी शेप की हो सकती है, रेगुलर मतलब किसी शेप की भी हो सकती है, क्लियर। उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, लॉन्गेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होती है, लॉन्गेस्ट जिसका मेजर किया जाता है 170 से 135 mm डायमीटर से, ठीक बेटा। लार्जेस्ट सेल क्या होती है बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं भाई, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल चाहे लॉन्गेस्ट सेल कोई भी सकते हैं, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्ज सेल, ठीक बेटा। लॉन्गेस्ट सेल, हाँ लॉन्गेस्ट सेल बोल लो चाहे बेटा लार्जेस्ट सेल बोल लो, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग होती है जिसको 170 से 135 मीटर पर डायमीटर,
और स्मॉलेस्ट सेल होती है माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरियम, इसका मेजर 0.15 से लेकर 0.155 माइक्रोमीटर, और लार्ज सेल में लार्ज सेल होती है जो मेजर 1 मीटर पर लेंथ से होती है। इट इज क्लियर बेटा? चलिए हम मिटाते हैं, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या? सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है बेटा? डेड लेयर होती है। क्या होती है बेटा? डेड। 3 मिनट कर दूंगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इस तरीके से सेल वॉल, सेल वॉल। हाँ, सेल वॉल क्या होती है बेटा? डेड लेयर होती है, absent in animal cell, present in plant cell. Absent in animal cell and present in plant cell. कितनी बात क्लियर है? कहाँ पाई जाते हैं? फाउंड इन outer membrane, on the outer membrane in plant cell. प्लांट सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। बस 4 पॉइंट लिख बेटा। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेटा डेड लेयर होती है। सेल क्या वॉल क्या होती है? डेड लेयर होती है। इट इज क्लियर? उसके बाद एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, सबसे बाहर की लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी बात क्लियर बेटा? चलो सब लोग जल्दी फटाफट। चौड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डालो, फटाफट 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 फटाफट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन present in all living organisms. Thin outer living layer, thin outer living layer फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है बेटा? फ्लेक्सिबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट इन ऑल लिविंग चारों लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। बेटा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। थिन आउटर लिविंग लेयर होती है, मतलब बहुत पतली लेयर होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल होती है, खींचा बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, घटती बढ़ती रहती है। और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, बहुत ही क्या होती है? स्मूथ होती है। इतनी बात क्लियर है? अब इसके आगे लिखो बेटा न्यूक्लियोलस। क्या डालोगे? न्यूक्लियोलस। पढ़ा दिया था, कल पढ़ाए। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्या डालो बेटा? हेड ऑफ ब्रेन। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ ब्रेन, है ना? दूसरा क्या डालो बेटा? ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। थर्ड लिख लो कंटेन्स, कंटेन्स जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डीऑक्सोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, उसके बाद जानो एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन
bacterial. It is the dome नहीं है dense membrane, हाँ it is dense membrane bound structure होती है dense membrane को present in all eukaryotes चलो न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं, हेड ऑफ ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस क्या होती है, हेड ऑफ ब्रेन होती है। उसके बाद ब्रेन ऑफ सेल, उसके बाद ब्रेन ऑफ सेल्स होती हैं। उसके बाद कंटेन्स जेनेटिक, न्यूक्लियस के अंदर बेटा कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स होती है। कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होती है जिसको हम डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, ठीक बेटा। और एब्सेंट अभी आपको बताया था न्यूक्लियस अब बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है और इट इज अ डेंस मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही घन मेम्ब्रेन होती है। इसकी न्यूक्लियस बहुत पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, पकड़ के लगती है, सेल ऑर्गेनल को बाहर नहीं जाने देती है और प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, और हर एक यूकेरियोट्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। खत्म। अब आगे क्या डाटा टॉपिक डालते हैं, सेल ऑर्गेनल डालिए, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, चलो सेल ऑर्गेनल डाल, एक मिनट इससे नहीं, सेल ऑर्गेनल। एक चीज बता बेटा, ये लेक्चर हो सकता है 2 भागों में रहे। क्या रहेगा, ये लेक्चर 2 भागों में रहेगा, लेकिन हाँ जो भी रहेगा 4 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का, बेटा ये पढ़ने के बाद ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आप एक एक चीज में लिखवा लो हर एक पॉइंट फॉर्म में, ताकि आपको दिक्कत याद करें। अगर ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर होगा तो हर एक चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये 3-4 घंटे का लेक्चर, 5 घंटे का लेक्चर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लिए तब, ठीक बेटा। चलो इसके बारे में क्या लिखना है आपको, चलो स्पेशल स्ट्रक्चर देखो बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर आर स्पेशल स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर स्पेशल फंक्शंस, ठीक बेटा, लिखो बेटा स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर स्पेशल फंक्शंस। चलो इसको बेटा 2 भाग में लिखेंगे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, यहाँ पे जगह तो नहीं बेटा, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जगह तो नहीं, तो इसको मिटा दे, पहले इसको मिटा दे, तो पहले इसको, हाँ इसको मिटा दे। चलो इसका लिख लिया होगा ना सब लोग, ये पहला 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे तुम्हारे एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। चलिए ठीक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक बेटा, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्या है, सेल ऑर्गेनल, ठीक बेटा। चलो पढ़ा जाएगा, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनल। उसके बाद एक लेक्चर और मिलेगा आपको, एक लेक्चर अभी डाल देंगे और एक लेक्चर और मिलेगा आपको। 2 लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और आप हाँ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है।
आपको बिलीव नहीं होगा, ये लेक्चर मैंने 3 बजे रात में शुरू किया है, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। सेल ऑर्गेनेल क्या होती है बेटा? सबसे पहले तो क्या डालोगे आप? स्पेशल स्ट्रक्चर आर सोल्ड इन स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन बेटा, स्पेशल स्ट्रक्चर आर सोल्ड स्पेशल फंक्शन। बेटा जितने भी स्पेशल स्ट्रक्चर आर सोल्ड स्पेशल फंक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल। बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल। एक होती है बेटा, कौन कौन सी होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और ऊपर से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। बेटा इसका मतलब क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मतलब ऐसी कुछ सेल ऑर्गेनेल होती है जिसके ऊपर नॉन मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो अकेली होती है, बिना मेम्ब्रेन की होती है। मतलब मेम्ब्रेन का मतलब एक प्रोटेक्शन है, बिना प्रोटेक्शन की होती है। बस कौन कौन सी होती है बेटा? एग्जाम्पल्स, केवल एग्जाम्पल्स लिख लो बस, और कुछ नहीं करना है। फटाफट एग्जाम्पल्स, इसके भी एग्जाम्पल्स और इसके भी एग्जाम्पल्स। जैसे फटाफट चलो एग्जाम्पल्स लिख लो। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स और सेंट्रियोल। क्या बेटा? और सेंट्रियोल, ये दो एग्जाम्पल याद करो बस, राइबोसोम और सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल बेटा कोई कोई कहता है सेंट्रोसोम भी, आप बुक में हो सकता है लिखो सेंट्रोसोम, कंफ्यूजन, ठीक है। राइबोसोम्स और सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर नॉन मेम्ब्रेन होती है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड में बेटा बहुत आती है, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड कह सकते हो तुम, जैसे कि बेटा प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स। बेटा जितनी भी यूकैरियोटिक चीजें होंगी, जितनी भी यूकैरियोटिक चीजें होंगी एग्जांपल्स, वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। क्यों होगी भैया ना? सारी मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद बेटा लाइसोसोम, उसके बाद बैक्टीरियोल्स, उसके बाद बेटा बैक्टीरियोल्स, उसके बाद प्लास्टिड, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। 1 2 3 4 5 6, हाँ बेटा राइबोसोम, सेंट्रियोल, नॉन मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन नॉन यूकैरियोट, जितनी भी यूकैरियोटिक चीजें होती है वो सारी में प्रेजेंट होंगी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बैक्टीरियोल्स, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आज थोड़ा सा एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं बस इसके बारे में, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन वाला हो जाए। राइबोसोम जैसे मैंने अभी समझाया भी था, राइबोसोम होता है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बताया था, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद एक पॉइंट और लिखो बेटा, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बस आगे बेटा राइबोसोम्स क्या होता है? प्रेजेंट इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी बताया था देखो राइबोसोम्स में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम, वो सॉरी हाँ बैक्टीरिया, और उसके नॉस्टॉक के अंदर बताया था ना प्रोकैरियोटिक था, तो फिर उसके अंदर क्या था? राइबोसोम से ही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या थी? राइबोसोम की होती है। तो प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है। इतनी दिक्कत है। जैसे बेटा एक चीज और लिख सकते हो तुम, क्लोरोप्लास्ट, क्या लिख सकते हो बेटा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, बस इतनी चीज आप लिखिए, फट से लिखिए, इतनी चीज लिखो आप। पीएच
सेंट्रियोल में पढ़ सकते, सेंट्रियोल की, चलो सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम। बेटा बहुत छोटे छोटे टॉपिक बच्चे, आधा घंटा का टॉपिक बच्चा है, बोल दो आप पढ़ा दे हम, या बोल दो फिर कल लेक्चर फिर डालेंगे आधा घंटे का। बताइए सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल क्या होता है? बहुत छोटे छोटे लेक्चर बेटा। सेंट्रियोल को क्या होता है? ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल, बस खत्म। सेंट्रियोल बस ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल पूछे कोई क्या होता है मतलब बता दो, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है और नहीं होता है, बेटा। और आई वाज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है और बोथ ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। इसकी बात फिनिश, क्लियर। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी खत्म हो गई है। और कल लेक्चर आधे घंटे का लेक्चर और बचा है, आप लोग परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। आधे घंटे का, मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर बचा हुआ है। आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग उसकी टेंशन न लीजिए। और आज तक जितना पढ़ाया है हमने, आज तक जितना हमने पढ़ाया है वो सारा आप लोग क्या होगा, रिवाइज करके आओगे। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल इसी जोश में।